सबसे पहले सब लोग ये दिमाग में रख लो, है ना, कि इंटरव्यू के लिए तीन चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्या हैं, फिक्स हैं, जो हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। सिंपल सी एक बात, एक तुम्हें पता है क्या, तुम्हारा इंट्रो, एक क्या हुआ, इंट्रोडक्शन, और इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद एक क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, एक्सप्लेन योर फ्रेमवर्क। ठीक है। थर्ड मीन्स तुम अपना डे टू डे एक्टिविटी बताओ। ठीक है। या एक क्वेश्चन कि भाई क्या तुम कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हो। एक इंटरव्यू में होगा कि तुम्हारा अपना प्रोसेस बताओ। प्रोसेस का मतलब है तुम बताओगे प्रोसेस, या ये पूछेगा कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो करते हो। एजाइल, कौन सा, एजाइल। ठीक है। तो तुमको डे टू डे एक्टिविटी बतानी है, डे टू डे एक्टिविटी बतानी है, और प्लस इसको बताना है एजाइल के फॉर्मेट में। ठीक है। कोई सवाल पूछेगा, दोनों में ये जवाब, एक ही जवाब देना है कि हमें डे टू डे एक्टिविटी पूछेगा, तब भी हम उसमें एजाइल यूज़ करेंगे, और जब एजाइल पूछेगा तब भी उसमें एजाइल ही बताएंगे, और डे टू डे क्या बताएंगे, एक्टिविटी भी बताएंगे। ठीक है। तो डे टू डे एक्टिविटी और प्लस क्या, प्रोसेस। ये क्वेश्चन कि तुम काम कैसे करते हो। ठीक है। या ये पूछेंगे कि तुम्हारा वर्कफ्लो क्या है। ये क्वेश्चन मतलब हर इंटरव्यू में, अगर तुम लोगों ने लगता है कि इंटरव्यू दिया नहीं पूछा गया, तो इसलिए नहीं पूछा गया कि हो सकता है कुछ चीज़ें पूछने की नौबत ही नहीं आई, है ना। इंटरव्यू भी तो सामने वाला 40-45 मिनट लेगा, तो जब 40-45 मिनट इंटरव्यू लेगा तो उसको लगेगा, सब्सटेंस लगेगा, तब तो 40 मिनट लेगा। अभी वैसे करोगे, बिना ऐसे ही इंटरव्यू दोगे तो 10 मिनट में ख़त्म होगा, 5 मिनट में ख़त्म होगा। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन, डे टू डे एक्टिविटी बताओ, अपना फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन, और अपना वही है क्या, प्रोसेस या मेथोडोलॉजी। हाँ हाँ। अच्छा, और सबसे जरूरी चीज अपना क्या, प्रोजेक्ट। अब बताओ अपने प्रोजेक्ट के बारे में कितनी लाइनें बोल सकते हो। तुम लोग एक बड़ी बेसिक चीज मिस कर रहे हो, सब गंवारों की तरह बिहेव कर रहे हो। लिखना पड़ता है ना यार, आदमी पढ़ता है तो उसे क्या करता है, लिखता है। लिखता क्यों है, जिससे उसके दिमाग में वो चीज इजीली आ जाए, उसके ऊपर टाइम देता है ना। तो सिंपल सी एक बात है कि तुम लोगों को जैसे अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, तो अपने प्रोजेक्ट में तुम बोल सको यार, 5 मिनट बोल सको। मैक्सिमम लोग ई कॉमर्स दिखाए हो ना, ऐसे नहीं जवाब दे सकते कि मेरा ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, जैसे फ्लिपकार्ट है कि इट्स ई कॉमर्स एप्लीकेशन जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट। ये कोई बात थोड़ी ना हुई यार। हाँ? इस तरह से जवाब नहीं दे सकते तुमको भैया। अब तुम्हें देखो, कौन सा लगा रहे हो तुम लोग, एक सीआरएम लगा रहे हो और दूसरा ई कॉमर्स लगा रहे हो। नहीं, सीआरएम में ईआरपी, देखो ईआरपी भी एक चीज है। ठीक है, ईआरपी भी एक चीज है, तो तुम बता दो हमने ईआरपी पे काम नहीं किया। हाँ एकदम है। ईआरपी मान के चलो एक बड़ वैसे उसका है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी का फुल फॉर्म मतलब पूरी कंपनी के सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। तो ईआरपी में अक्सर जानते हो क्या होता है, हर चीज़ को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। सीआरएम भी ईआरपी का क्या है,
पार्ट। तुम कह सकते हो कि नहीं हमने ईआरपी पे काम नहीं किया, हमने तो हमारे यहाँ ये सीआरएम डेवलप हो रहा था, सीआरएम पे। मतलब ये नहीं, देखो ईआरपी क्या है जानते हो, ईआरपी भी एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी चीजें, जैसे एक कंपनी में बड़े काम होते हैं यार, एक कंपनी सीआरएम बनाता है कि अपने कस्टमर से अपने बिजनेस रिलेशंस और सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, उस कंपनी के पास खुद 1000 एम्प्लॉय होते हैं तो उनकी सैलरी भी मैनेज करना है, तो उसके लिए भी उसे क्या चाहिए, पेरोल का कोई क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, उसे बहुत चीज़ें चाहिए ना, उसे बहुत कई सॉफ्टवेयर उसके पास उसको चाहिए होंगे। तो जो ईआरपी है ये क्या है, ईआरपी के अंदर का मतलब है कि उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसके अंदर सारी चीज़ें क्या रहेंगी, जुड़ी रहेंगी एक ही जगह से। हम चाहे सीआरएम, चाहे पेरोल, चाहे जो है, हर जगह से क्या कर सकते हैं, उसे वहाँ से डेटा ले आ सकते हैं। बस ईआरपी का मतलब क्या है, एक मान के चलो क्या, एक बड़ा वो, लेकिन ठीक है तुम कह सकते हो कि हमने ईआरपी पे काम नहीं किया है। ईआरपी का मतलब क्या, ईआरपी के अंदर जैसे मान के चलो ना, वैसे क्या है 10 जगह है, पेरोल डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर अलग है, अलग चीज है, फाइनेंस वालों का अलग है, सीआरएम वालों का क्या है, अलग है, अलग अलग है ना चीजें, सबका क्या है, अलग अलग है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जहां पे इसकी भी इंफॉर्मेशन आए, इसकी भी आए और इसकी भी आए, तो उसी को क्या बोलेंगे, अच्छा उसी को क्या बोलेंगे, ईआरपी। ठीक है, ईटीएल टेस्टिंग कह दो, नहीं है ईटीएल टेस्टिंग, जानते हो क्या है, ये डेटाबेस से रिलेटेड है। एक तो बेसिक डेटाबेस टेस्टिंग होती है जिसमें तुम क्या करते हो, जो यूआई पे काम कर रहे हो डेटाबेस में जाके क्या करते हो, वेरीफाई करते हो। कैसे वेरीफाई करते हो भाई, क्वेरी लगा के, जैसे क्वेरी फायर करोगे रिजल्ट आता है कि नहीं आता, जो रिजल्ट आया उसको क्या किया, मैच किया, उसका तो ऑटोमेशन भी बताया है, ज़्यादा नहीं 4-6 लाइन का है, कोड याद रख लो भाई, सीधी बात है। कोड मतलब समझो फार्मूला है, फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा ना भाई। सीआरएम में जो लीड रहता है, अकाउंट रहता है ना, मतलब लीड का अकाउंट तो नहीं देखो सीआरएम का मतलब हुआ, देखो नाम से है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो उसमें पूछ रहा था कि इससे पूछा गया था ना, जिससे आप सीआरएम एक्सप्लेन करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसमें मतलब ये पूछे थे कि आपका जो सीआरएम है वो बिहेव कर रहा है ईआरपी की तरह, मतलब एक क्वेश्चन था, तो वही मतलब वो पूछना चाहता है ईआरपी के बारे में कि आपका नहीं तो तुम्हें अगर ईआरपी का बिहेव कर रहा है क्या, नहीं तो अगर तुम्हें लगता है कि ईआरपी के बारे में तुम्हें एकदम आइडिया नहीं है, तो सेल्स अकाउंट ये सब बताते हैं ना, हाँ। इसीलिए वो लेके चला गया था ईआरपी में। ईआरपी में हाँ, जैसे बहुत जगह अलग अलग ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तुम कहते हो नहीं भैया मेरा ये क्या है, वो है। लीड कह रहा था जनरेट करते हैं, तो लीड का अकाउंट कब जनरेट करें, मतलब लीड बना लिए नहीं, उसका कहने का मतलब था पहले लीड क्रिएट करते हैं या पहले अकाउंट। तो मार्केटिंग में भी तो अकाउंट है, लीड में भी अकाउंट है, मतलब हाँ। मॉड्यूल हमारा है। हाँ हाँ हाँ, मार्केटिंग में भी है और सेल्स में भी है। सेल्स, हाँ सेल्स में भी है। हाँ। तो लीड जो जनरेट करेंगे तो वही सेम क्या मार्केटिंग के लिए भी काम करेगा क्या, मतलब जैसे कि जो मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ सेल्स के लिए, हाँ तो वही सेम लीड मार्केटिंग के लिए भी काम करेगा, ऐसा कुछ वो रिलेट करके शायद पूछ रहा था। अच्छा, हाँ तो यार ये तो चेक करके देखो, ये तुम्हें क्या करना चाहिए, एक बार इसको चेक कर लेना चाहिए ना, सिंपल सा, कि मार्केटिंग में वही है यार। अब तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम्हारे पास है, तुम्हारा प्रोजेक्ट है तुम्हारे पास है, और साथ में उसकी हेल्प भी अवेलेबल है। अगर तुम वीटाइगर खोलोगे तो सामने क्या है, हेल्प अवेलेबल है यार। देखो गो थ्रू तो करना पड़ेगा। सर मैंने 5G सीआरएम लगाया, वो एक इंटरनेशनल सीआरएम है, जिसमें कि सर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट देखो एक्टिविटीज, एक चीज़ ये समझो, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये समझो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट ऐसा हो, अगर तुमने उसको यूज किया है, बात ये है तुमने वीटाइगर को यूज किया, लेकिन प्योरली कैसे यूज किया, ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही लीड्स और उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए, अकाउंट और लीड से आगे बढ़ ही नहीं पाए, तो गलत किए ना। थोड़ा देखो उससे भाई, अगर दिखा रहे हो कोई भी प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी बात है तुम सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दोगे। अगर इस क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दोगे तो सामने वाले का भरोसा हिल जाएगा। सामने वाला ये सोचेगा ना कि तुमने, एक मिनट, तुमने काम किया भी है या नहीं,
मतलब सिंपल से समझ लेगा कि भैया कोड इसने देख लिया, सीख लिया, लेकिन इसके पास रियल एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो सही देना है। जैसे मान लो अगर तुम इस सॉफ्टवेयर पे सही में काम किए हो, तो तुमने काम किया है, तो तुम्हारे लिए वो आसान है। लेकिन जो लोग सीआरएम दिखा रहे हो और सीआरएम पे काम नहीं किए हो, वी टाइगर का एक बार क्या करो, वर्क फ्लो क्या करो, चेक करो। जैसे वो अपना सीआरएम जो लगा है टाइगर का सॉल्यूशन सीआरएम, उसमें भी एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट है, तो इसे मॉड्यूल वाइज करके पहले मॉड्यूल का बता दें, उसके बाद सब मॉड्यूल का बता दें। किसमें, प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ, तो कैसे उसको एक्सप्लेन करें, थोड़ा सी आइडिया। देखो, प्रोजेक्ट के बारे में बताने का मतलब है कि तुम्हें अपना बताना होता है कि जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है किस पर्पज से बना है। बताओगे कि ये कस्टमर रिलेशन सीआरएम है, तो जो कस्टमर्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ जो भी डे टू डे इंटरेक्शन और एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी इसके थ्रू हम मैनेज करते हैं। अब बोल सकते हो इट हैज़ 8 मॉड्यूल्स, 53 सब मॉड्यूल, और इसके बाद कुछ का नाम ले सकते हो। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेन करने में झंझट लग रही, देखो ध्यान से समझना इस बात को, कि सेल्स में भी अकाउंट बता दो और तुम किस में बता दो, मार्केटिंग में, तो हो सकता है कि सामने वाला क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, तो मतलब उसका क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो उस सिचुएशन में या तो फिर ये है इसको देख लो, या तो फिर 2 का नाम मतलब बस बताओ, सेल्स है, अकाउंट्स है, किसी एक का एक बार वर्क फ्लो देख लो, उसमें जो है उसको उसकी तो हेल्प अवेलेबल है। अगर सीआरएम लगा रहे हो तो उसको थोड़ा सा समझ लो भाई, सीधी सी बात है, उसके ऊपर चीज़ें लिख लो, ये मॉड्यूल है, ये सब मॉड्यूल है, और फिर तुमको वर्क फ्लो बताना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट का। वर्क फ्लो का मतलब किस तरह से काम होता है। सर ये लिखा है कॉमर्स, हाँ ये ठीक है। हाँ होता है कि किसी एक ही मॉड्यूल पे आपने काम किया है, मॉड्यूल के बारे में बताया कि उसमें तो 8 मॉड्यूल हैं, उस मॉड्यूल एक मॉड्यूल नहीं, जैसे किस मॉड्यूल पे तुमने काम किया है, तो तुम देखो कुछ भी कह सकते हो। देखो अब देखो 3 साल काम किए हो, एक ही मॉड्यूल पे कर रहे हो, तो ये भी चीज़ है ना, तुम जरा देखो, चीज़ों का अंदाजा लगा लो भाई, इसको एकदम ढंग से कि भाई किस मॉड्यूल पे काम, देखो तुम बताओगे कितने मॉड्यूल पे काम किए हो, तो तुम कह सकते हो कि इस एप्लीकेशन में जैसे जितने मॉड्यूल्स हैं, तुम चाहो तो कह सकते हो हमने लगभग सारे पे काम किया है। अब सारे पे का मतलब ऐसा नहीं सारा काम किया है भाई, हमको देखो हम क्या करते हो, तुम मैनुअल टेस्टिंग करते हो और क्या करते हो, ऑटोमेशन करते हो। और जो ठीक है, जो मैनुअल टेस्टिंग है या जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है, तो तुमको क्या मिलती है, उसके लिए स्टोरी मिलती है, याद है ना। कंफ्यूज तुमको अपना वर्क फ्लो बताना है, याद रखना, तुम्हें क्या बताना है, अपना एक्सप्लेन करना है, वर्क फ्लो, ये याद रखना कि कैसे तुम्हें काम मिलता है और कैसे तुम काम करते हो। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चंस एकदम मस्ट है, ये याद रख लो। किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए, सारे राउंड निकलने के बाद इंटरव्यू खत्म, या 2 राउंड टेक्निकल निकाला है, इसके बाद मैनेजर यही से पूछेगा। मैनेजर तुमसे नहीं कहेगा कि फ्रेम का कोड लिखो या इसका वो करो, उसका वो करो, ये नहीं करेगा, वो यही 4-5 क्वेश्चंस पूछेगा और वो उस राउंड से भी बाहर हो सकते हैं। कुछ रियल चीज़ें पूछ रहा था इंटरव्यू में जाकर के, रियल इन्वायरमेंट से, लीड पे पूछ रहा था। तो लीड पे पूछ रहा था, तुम कह दो कि तुम लीड मतलब नहीं थे, तुमसे लीड एज ए लीड के क्वेश्चन पूछ रहा था, हाँ तो तुम कह दो तुमने लीड नहीं किया है, जो चीज़ नहीं किया, लीड नहीं किया है, लेकिन अगर वो मिलेगा। नहीं जैसे सर कितने स्प्रिंट पे काम कर चुके, करेक्ट स्प्रिंट कौन सा चल रहा है, कौन से स्प्रिंट पे काम कर रहे हो, फिर और क्या क्या वर्क किया है, ऐसे ये रिलेटेड। तो भाई अगर ये पूछ रहा है क्या क्या इस पे, रियल चीज़ें पूछ रहा था। रियल कैसा होता है, हाँ? तुम्हारे कुछ होते हैं पहले इंटरव्यू में टेक्निकल नहीं पूछते हैं, पहले से ही और रियल चीज़ें पूछने लगते हैं कि कंपनी में किस मॉड्यूल पे काम कर रहा है, अपना फ्रेमवर्क मतलब मॉड्यूल वो अपना बोलते हैं कि अपना फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करो, और बोलते हैं सभी जैसे कि किस मॉड्यूल पे आपने काम किया है ये बताओ। और ये पूछते हैं जैसे कि लीड पे, इससे लीड का क्वेश्चन है, हमसे पूछा था सर कि चलो ठीक है, तुम्हारे मतलब के अंदर 20 लोग हैं
उसको कैसे हैंडल करोगे? हाँ, तो हैंडल करोगे तो भाई देखो, वैसे अगर मान लो कितने साल का एक्सपीरियंस दिखाएगा? 3 साल। ठीक है, मान लो वैसे पूछ रहे हो हैंडल करेंगे, तो बता दो भाई कि हमें लीड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी। हाँ ठीक है, अभी हम एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, क्या एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर एक वर्ड है, ठीक है, हम काम करना चाहते हैं, या फिर कह दो हमें लीड का कोई एक्सपीरियंस नहीं, अगर इस तरह के हो। लेकिन सबसे पहली बात ये चीज देखो, उस क्वेश्चन का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 साल पे लीड वाले भूल जाओ, लीड बनने का मतलब है जनरली क्या 7-8 साल का एक्सपीरियंस, तभी जनरली लीड बनते हैं। लेकिन तब भी उसको छूट, ये 4-5 क्वेश्चंस को आप गलत नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखो भाई। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन होगा, अब आपसे पूछा जा रहा है करंट स्प्रिंट में क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन ये है और दूसरा कौन सा है बताओ? ई कॉमर्स लगा रहे हो, कौन सा लगा रहे हो हैं? चलो जो भी लगाओ, कोई भी लगाओ, सब लोग जो लगाए वो अपना देखो। सीआरएम और ई कॉमर्स में कुछ जो सीआरएम से रिलेटेड होते हैं वो सब सारे जो प्रोजेक्ट अपना अलग अलग लगाते हैं, उससे रिलेटेड वही होती है जो सीआरएम में, हर सीआरएम में जो होती हाँ। है वही चीज़ें बताना होता है। हाँ और ई कॉमर्स में जो हर भाई देखो, जो तुम अपना बोल रहे हो, जो तुम अपना प्रोजेक्ट बोल रहे हो, अब तुम बोल रहे हो, मान लो तुमने, किसी ने जूमिया लगाया है, किसी ने जैंडो लगाया है, किसी ने जुबा साफ लगाया है, या किसी ने कुछ भी लगाया है। देखो जरा ध्यान से इस चीज़ को, अब क्या करोगे? अब इस एप्लीकेशन को तुम देखोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले इसको आना, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ईमेल आईडी या ये मेल फीमेल की जो भी है, इसको हटाओ, यहाँ आ जाओ। तो अब इसमें देख सकते हो किस टाइप का ये एप्लीकेशन है। अब दिख रहा है ना यार, मान लो खुलवा ही ले, देख लो जनरली ने क्या है, वोमेन है, ड्रेसेस हैं, हील्स हैं, क्या है, मेन है, किड्स है। तो मतलब अक्सर चीज़ें जो हैं वो किससे रिलेटेड है? मेरे ख्याल से क्लोथिंग से रिलेटेड है। ये जो है वैसे भी देख रहे हो ना, ये फैशन लाइफस्टाइल है ना, तो तुमको ये बोलना पड़ेगा यार अपने प्रोजेक्ट में कि ये फैशन लाइफस्टाइल ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। मैंने तो लिखा है, हाँ। उसको एक बार देख लीजिए। हाँ तो सही है, बढ़िया लिखा है, इसी तरह से तुम्हें बताना भी है। अब अगर एक बार तुम्हें क्या करना चाहिए, ये जरा ग्रुप पे शेयर कर दो, ठीक है, और सब लोग ये देखो, अपने अपने ई कॉमर्स को जरा थोड़ा सा क्या कर लो, उसका एक्सप्लेनेशन जो है चेंज कर लो। ये 4 सवाल लिख के रखो भाई, ये 4 क्वेश्चंस तुम्हें क्या करने हैं, लिख के रखने, ठीक है, 4-5। तो अपना एक प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसकी जरा फंक्शनलिटीज देख लो, क्या क्या है, न्यू अराइवल्स हैं, कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, ये सब मेंशन करो ना, जरूरी नहीं है सब ही लिख डालो, बोलते समय 1-1, 2-2, 3-3 का सबका नाम लेते चले जाओ, क्या क्या है। और फंक्शनलिटी देखो इसमें, कि तुम इसमें जरा अपना क्या काम करो, एक अकाउंट बना के देखो, एक अकाउंट बना के अपना इसमें देखो, और इसके बाद लॉगिन करके देखो, फिर इसमें फंक्शनलिटीज देखो यार। अच्छा, फिल्टर होता है ना, और फिल्टर होता है और शॉर्टिंग होती है, दोनों में अंतर है ना। फिल्टर का मतलब होता है जैसे जो फिल्टर लगा दोगे, जैसे बता दिए इतने प्राइस का या इस इतने इस साइज का, तो वो क्या है, फिल्टर है। लेकिन शॉर्टिंग का मतलब होता है क्रम, हाँ, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो ये देखो भाई, ये इस तरह से ये एप्लीकेशन है। जरा इससे थोड़ा सा क्या करो, अपने एप्लीकेशन से गो थ्रू करो, फंक्शनलिटीज कुछ याद रख लो। यही है ना, अब तुमको पता है ना कि अगर तुमसे पूछे
व्हाट यू, कहाँ गए भाई? इंटरव्यू निकल नहीं रहा है तुम लोगों का बस। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग इन करंट स्प्रिंट, यही ना? तो भैया फंक्शनैलिटी देख लो, इसी में से 4-5 फंक्शनैलिटीज का नाम क्या कर लो, वो डिसाइड कर लो, और वो चारों पांचों फंक्शनैलिटीज को क्या करो, मेंशन कर दो। चारों पांचों को क्या कर दो, मेंशन कर दो। और जब चारों पांचों को, जिससे कि बोले पूछे तो बोल सको, तो ये चीज एकदम दिमाग में रख लो भाई। और वर्क फ्लो है, और क्या है, तुम्हारा प्रोजेक्ट है, करंट स्प्रिंट में क्या कर रहे हो, और तुम्हारा वर्क फ्लो क्या है। वर्क फ्लो का मतलब ये तुमसे लोग पूछेंगे तुम्हें काम मिलता कैसे है और तुम करते कैसे। वर्क फ्लो याद रखना, तुम अपना वर्क फ्लो बताओगे जब, ध्यान देना, तुम्हारा रोल या तो हो सकता है कि तुम प्योरली क्या कर रहे हो, प्योर ऑटोमेशन में हो, और या तो ये है क्या है, रोल जो है तुम्हारा ऑटोमेशन प्लस मैनुअल, दो के हिसाब से मेंशन कर दो। प्योर ऑटोमेशन में भी रहना, बट एक ऐसे बोलना कि अभी तो हम प्योरली ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, बट आई एम, देखो जो या, बट आई एम वर्किंग ऑन मैनुअल एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट का मतलब अगर जरूरत पड़ गई कभी तो मैनुअल भी करते हैं। मैनुअल में काम ज़्यादा है यार, कभी ऐसा कुछ करना पड़ा तो करते हैं। और हमें अगर ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, मैनुअल मिलेगा तो करोगे कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल हम करेंगे। आखिर तो हम टेस्टिंग करने के लिए है ना, बोलना इस बात को। वी आर हियर टू टेस्ट द एप्लीकेशन। इसके बाद जब जरूरत के हिसाब से हम मैनुअल भी करेंगे और क्या करेंगे, ऑटोमेशन। तो ये चीज याद रखना, मैनुअल तो करना ही करना है। उनसे बोलना, इवन व्हेन यू आर डूइंग ऑटोमेशन, बिफोर ऑटोमेशन यू आर रनिंग द फ्लो और टेस्ट केस 2-3 टाइम्स मैनुअली, तब ऑटोमेट करते हो ना। पहले तो क्या करते हो, मैनुअल फ्लो ढंग से गो थ्रू करोगे तब ऑटोमेट करोगे ना। तो मैनुअल तो करना ही है, ठीक है, याद रहेगा। और आप लोग को एक चीज बताई गई है, ध्यान से इसको लिख डालिए। आप हल्के में मत लीजिए, लिख डालिए। आप, सिंपल सी बात है, आपको इसमें पूरा लिखना है कि भैया ऑटोमेशन और मैनुअल आपको बताया गया है। दो चीजें क्या कि हाँ, जैसे ऑटोमेशन स्टोरी और मैनुअल स्टोरी। क्या मतलब है इसका भाई, ध्यान से देखना। मैनुअल वाले के लिए अलग से स्टोरी नहीं बनती। मैनुअल वाला बंदा उसी स्टोरी पे काम करता है जो स्टोरी डेवलप होने के लिए आई है, उसी पे मैनुअल वाला भी काम करेगा और उसी पे डेवलपर भी करेगा। डेवलपर जब काम करेगा तो शुरू में क्या करेगा, ये वर्कफ्लो आपको पता होना चाहिए। एक स्टोरी आती है ना, स्टोरी का स्टेटस क्या होगा, हाँ मान लो क्या लिखा है आपने पढ़ा है, चलो अच्छा, शुरू में क्या रहता है, टू डू रहता है, ठीक। इसके बाद ये कब रहेगा टू डू, जब कोई स्टोरी जो है, ध्यान से समझना, ध्यान से, ये नहीं भूलनी है कुछ बातें भाई, ये वर्ड ये नहीं भूलना है, पता है ना। ये पूछते होंगे इंटरव्यू में, हाँ बैकलॉग कुछ नहीं है। और बैकलॉग, उसमें 2 बैकलॉग के नाम लेते होंगे, क्या, प्रोडक्ट बैकलॉग, बिल्कुल ये पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। स्प्रिंट नहीं, मतलब अगर मान लो नहीं भी क्लास की थी वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तैयार करना पड़ेगा। जानते हो, तुमको एक सिंपल सी बात बताएं, जनरली हम लोग जब यहाँ काम करते हैं ना, अभी भी तुम जाके देखोगे 80% लोग ऐसे हैं जो मैनुअल करते हैं। तुम में से जितने लोग यहाँ हो, जो सबसे भी खराब होगा कोडिंग में, उससे भी 10 गुना खराब लोग वहाँ होंगे जो सैलरी लेके काम कर रहे होंगे, वो कोडिंग नहीं कर रहे हैं।
वो सिंपल सा बस क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस में यही टेस्टिंग कर रहे हैं, चला चला के टेस्ट केस इंग्लिश में लिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो कोई कोडिंग नहीं करते, लेकिन बस वो प्रोसेस जानते हैं, वो जानते हैं कैसे क्या क्या होता है, क्योंकि वही उनका रोज का काम होता है। एक होता है प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब वो, यार ये सब लिख डालो भाई, हम यहाँ लिखे बैठ के, लेकिन तुम लोग से डर लगता है यार कि तुम लोग फिर कुछ नहीं करोगे, कि जैसे मतलब स्टोरीज, ठीक है, स्टोरीज जिसे कह सकते हो ना कि वो स्टोरी जो, जैसे एक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हो, प्रोडक्ट बोलते हो। जब डेवलपमेंट होता है, जो रिक्वायरमेंट आती है वो स्टोरी के फॉर्मेट में आती है ना, तो क्या होती है, स्टोरीज होती है। जैसे मान लो हमारे पास 100 स्टोरीज बची हैं जिन पे हमें क्या है, काम करना है, तो वही 100 स्टोरीज क्या बोली जाएंगी, प्रोडक्ट बैकलॉग। पूछेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या है, तो कहेंगे 100 स्टोरीज पड़ी है। 100 क्या है, स्टोरीज। क्यों पड़ी है, अरे यार तुम ही सोचो, स्टोरीज में तो बस अंग्रेजी में उसे लिखना है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। स्टोरी तो जल्दी जल्दी बनाएंगे वो लोग, स्टोरी तो बीए क्या बनाएगा जल्दी, उसका डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग, वो टाइम टेकिंग है ना, उस पर काम करना क्या है, मुश्किल है ना। तो वो लोग ढेर सारी रिक्वायरमेंट जब क्लाइंट से मिलती है तो ढेर सारी स्टोरीज बना देते हैं। तो वही स्टोरीज जो अभी क्या है, लिख कह सकते हो, या जैसे एक सबसे परफेक्ट वर्ड अनटच्ड, हाँ, प्रोडक्ट स्टोरीज जो है। अनटच्ड का मतलब जिन पे काम हुआ नहीं है, जिनको छुआ नहीं गया है, वही क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग। जैसे 100 स्टोरीज है, जैसे मतलब जानते हो जब काम शुरू होगा तब तो जो बीए होगा शुरू में 40-50-100 स्टोरी क्या हुआ, लिख दिया होगा। काम तो 10-10 करके चालू होगा ना, एक स्प्रिंट में 10 स्टोरी, 12 स्टोरी, 15 स्टोरी ऐसे कवर होगी ना। लेकिन वहां तो सैकड़ों होंगी, तो शुरू में कहेंगे 100 है। अब मान लो 15 स्टोरी हमने क्या किया, चुना कि इस स्प्रिंट में अब शुरू कर रहे हैं काम, 15 स्टोरी पहले काम करेंगे। तो जब 15 हम उठाएंगे कि अब हम इसको क्या, इस पे काम करेंगे, तो काम कैसे करते हैं, स्प्रिंट है ना भाई। जैसे 3 वीक्स की है तो प्लान है 15 स्टोरीज को हम 3 वीक्स में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो 100 में से 15 निकालेंगे ना काम करने के लिए। तो अब कहेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग में कितनी है, 85 है, जिन पे हम मतलब क्या है, वो स्टोरीज जिन पे हमने काम नहीं किया। और एक दूसरा वर्ड क्या है, स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग का मतलब क्या है, अब 15 स्टोरी हमने उठाई, हमने कसम खाई कि इस स्प्रिंट में इन 15 स्टोरी को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे। तो वो 15 स्टोरीज को कहा जाएगा क्या, स्प्रिंट बैकलॉग। अब उसमें से 4 ध्यान समझना, एक टीम है जिसमें 6 डेवलपर हैं, 4 टेस्टर हैं, जैसा बता रहे हो तो ठीक है। अब 6 डेवलपर ने उसमें से 15 में से एक स्टोरी उठाई काम करने के लिए। तो जो स्टोरी था उनका स्टेटस शुरू में क्या था, टू डू। उन्होंने क्या किया, इन प्रोग्रेस। क्या, इन प्रोग्रेस। और इसके बाद उन्होंने काम करना। अब जो इन प्रोग्रेस कर दिया तो इस पे काम शुरू हो गया ना। अब ये जो स्टोरी जो 6 डेवलपर ने एक उठाई, 6 स्प्रिंट, देखो टोटल कितनी थी, मान लो, माना 100, ऐसे बोला, ऐसा नहीं, जितनी स्टोरीज हो मान लो क्या है, 100 है। शुरू में प्रोडक्ट बैकलॉग में कितने हैं, 100 हैं। लेकिन जैसे ही स्प्रिंट में हम 15 उठाएंगे तो कितनी बचेंगी, 85। और स्प्रिंट बैकलॉग में कितनी होंगी, 15। अब 15 में से 6 पे डेवलपर ने क्या किया, एक उठाई, इन प्रोग्रेस किया, काम करना शुरू किया। तो अब स्प्रिंट बैकलॉग में बचेंगे कितनी, 15 नहीं, 9। 6 तो क्या हो गई, अभी जो अनटच्ड है वही क्या कहे जाएंगे, स्प्रिंट बैकलॉग। क्लियर है ये। तो ये कहोगे अनटच्ड या स्टोरीज ऑन विच वी हैवंट स्टार्ट वर्क येट, जैसे लिख देते हैं, प्रोग्रेस on which
स्टार्टेड, ठीक। और सेम स्प्रिंट बैकलॉग के लिए क्या होगा, सेम डिफिनीशन, बस क्या, अनटच्ड स्प्रिंट स्टोरीज ऑन विच वी हैवंट स्टार्टेड, ठीक। तो भैया क्या होगा, वो टू डू से कहाँ गया, इन प्रोग्रेस। डेवलपर अपना काम करना क्या करेगा, शुरू करेगा। तुम लोग को जीरा दिखाया गया था ना, स्टोरीज दिखाई गई थी। एक चीज दिखाई गई कि स्टोरी के अंदर टास्क बन सकता है, याद करो, कुछ कोई बड़ी चीज नहीं है, स्टोरी के अंदर ही न्यू करके एक बटन दिखाई देगी, न्यू टास्क। तो टास्क जनरली जैसे ऐसे करते हैं, जैसे एक स्टोरी, एक फंक्शनैलिटी को बनने में क्या चाहिए, उसकी डिजाइनिंग चाहिए, उसका डेवलपमेंट चाहिए, उसका क्या चाहिए, टेस्टिंग चाहिए। तो ये अब सबके अपने अपने क्या है, टास्क। अब अपने अपने उनके टास्क, जैसे डेवलपर को क्या है, जैसे मान लो डिजाइन करना है, फिर क्या करना है, डेवलप करना है, फिर रिव्यू कराना है, ठीक है। तब उसका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान से, टू डू के बाद इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस के बाद जो डेवलपर अपना काम क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, तो उसका हो जाएगा क्या, मान के चलो क्या आ जाएगा, इसका फेज क्या हो जाएगा, टेस्टिंग। हाँ, वो कर देगा क्या, हाँ हाँ, रेडी, ऐसा कर सकता है, रेडी फॉर क्यूए। ये लिख डालिए आप। सीधी बात है कि जैसे इन सवालों को एकदम जवाब आप लिख के एकदम कंफर्म कर लो। इनके जब सही जवाब दोगे ना, तो सामने वाले के दिमाग में एक चीज ये रहेगी कि ये तो काम किया हुआ बंदा है, ठीक है। काम किया हुआ बंदा है, थोड़ा कम भी बताएगा तो चलेगा, क्योंकि उसको भी पता है काम में जो होता है वो ना जनरली हो ही जाता है, काम बहुत मुश्किल नहीं होता है। प्रोसेस में काम किया, या बहुत लोग, जितने भी लोग जाओगे, भले इंटरव्यू में ऑटोमेशन होगा, बहुत से लोग मैनुअल कर रहे हैं, उनकी कंपनियां उनसे मैनुअल करवा रही हैं। तो आपको एकदम प्रोसेस सही पता होना चाहिए, ये आपको एकदम इनके सब। तो इसके बाद क्या कर दोगे, रेडी फॉर क्यूए। फिर क्यूए वाला क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा, वो क्या कर देगा, इन प्रोग्रेस कर देगा, या ये लिख देगा क्यूए प्रोग्रेस कर देगा, या क्यूए इन प्रोग्रेस होगा। इसके बाद क्या होगा, क्यूए इन, हाँ, या क्यूए वैलिडेशन, या क्यूए इन प्रोग्रेस। अब वो क्यूए इन प्रोग्रेस कर दिया तो वो अपना काम करेगा। काम करने के बाद जब वो कंप्लीट कर लेगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो कर देगा रेडी फॉर यूएटी। पहले क्या करेगा, टेस्टिंग डन करेगा, और इसके बाद क्या कर देगा, रेडी फॉर यूएटी। ये लिख डालो यार, काहे को रिस्क लेना, क्योंकि नहीं बताओगे सारे राउंड निकालने के बाद बाहर हो जाओ। ये समझ लो, यही पूछेगा। और अपने एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज देख लो, सारी फंक्शनैलिटीज तुम देख सकते हो, सारी फंक्शनैलिटीज देख के समझ सकते हो यार, एक दिन का कभी काम नहीं। और इंटरव्यू में नहीं बताओगे, कैसे वो सामने वाला बिलीव करे, तब तुम्हारे में तुम कह रहे हो तुम 2 साल से काम किए हो। बस फंक्शनैलिटीज के नाम भर लिख लो, और फंक्शनैलिटीज तो कॉमन होती है, जानते ही हो। बस एक चीज इसमें ये देखो, मान लो कोई प्रोडक्ट लो, बस ये देखो पेमेंट कैसे होता है। यही एक क्वेश्चन होता है जहां तुम्हें वो फंसा सकते हैं, पेमेंट, कि भैया पेमेंट की टेस्टिंग कैसे करते हो। तो ऐसा नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड लेके बैठ के और पेमेंट की टेस्टिंग करते हो। पहली बात तो ये प्रोडक्शन है ना, हम तो टेस्टिंग सर्वर पे काम करते हैं ना, क्यूए सर्वर पे। तो भैया ये देखो, तो देखो जरा अच्छे इस पे कैसे हो रहा है पेमेंट। चलो, पेमेंट करने का ऑप्शन, चलो ऐड टू कार्ट है, व्यू कार्ट एंड चेकआउट, स्टार्ट, वो ऐड करना था प्रोडक्ट। अच्छा, चलो कोई भी प्रोडक्ट, ऐड टू, अच्छा अच्छा अच्छा,
अब क्या है, व्यू कार्ड, यही आ गया। चेकआउट आ गया भाई, देख लो। ईमेल आर, चलो डालते हैं। जिसका अकाउंट बना होगा सर उसी को देखेंगे। देखते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि इसके फार पासवर्ड भी करवा रहे हैं। चलो सब ले लेगा क्रिएट करना है सर क्रिएट करवा रहे हैं पर्सनल। यार, नंबर यहाँ यही तो दिक्कत है। नहीं हो गया अब सब, तुम लोग भी चलो देखो, ठीक है। क्या लिखा है? मिनिमम पिकअप, अच्छा चलो हैं? अच्छा, CSRF इनवैलिड का है। चलो अच्छा, अब आ गया क्रेडिट कार्ड, ठीक। और क्या है, पेफ्लेक्स है ना, मूवी कार्ड है, ठीक है। या आज से याद रख लो सब लोग, ये क्या बोलोगे, पेफ्लेक्स। क्या, पेफ्लेक्स याद रख लेना, कर देना। अफ्रीका में होता है कौन सा, पेफ्लेक्स नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना, हम बता क्यों रहे हैं। जो ये कह देना कि अच्छा ये पेफ्लेक्स वैसे है कोई पेमेंट गेटवे, या तो पेपाल भी हो सकते हैं। हाँ पे
सही एप्लीकेशन आप बताएं तो स्ट्रिप करके कोई था क्या? हाँ, Strip, हाँ। वो भी यूज़ किया जाता है ना पेमेंट करने के लिए कस्टमर। अच्छा ठीक है, एक काम करो, चलो एक काम करो, इसे यही कर देते हैं। मान लो क्या किसके थ्रू होता है, मान लो सपोज करो पे फ्लेक्स, एक पे फ्लेक्स बोल दो और एक दो वर्ड स्ट्राइप। स्ट्राइप भी एक पेमेंट गेटवे है, पहले समझना। देखो यही है, हाँ देखो स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है, ये याद रखना है आपको, नाम बोलना है। ये दो पेमेंट के लिए दो ऑप्शन है, स्ट्राइप है और पेफ्लेक्स है। ध्यान से समझना, पेमेंट तो जो ये चीज़ दिख रही है तुमको क्या दिख रहा है, ये तो प्रोडक्शन है ना। जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हम भी तो प्रोडक्ट परचेज करके देखेंगे, तो हम कैसे करेंगे? तो डमी क्या, तो जानते हो जैसे हम स्ट्राइप क्या है, एक पेमेंट, पहले पेमेंट गेटवे जानते हो क्या होता है कि जब तुम किसी ई कॉमर्स से सामान खरीदते हो, पेमेंट करते हो, चाहे कार्ड से करो, चाहे गूगल पे से करो, चाहे जैसे करो, याद रखो ये सब लोग ये चीज़। जब भी तुम पेमेंट करते हो तो पेमेंट फ्लिपकार्ट के पास सीधे नहीं जाता, पेमेंट पहले जाता है किसके पास, पेमेंट गेटवे के पास। इसकी भी कई कंपनियां हैं, जैसे एक स्ट्राइप है, एक ये भी है, पेयू है, ऐसे इंडियन है ये तो है, बहुत है, पेपाल है, बहुत है। क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे, क्या थर्ड पार्टी, या बोलो हाँ थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे बोलो, या क्या बोलो पेमेंट गेटवे। पहले पेमेंट जाती है पेमेंट गेटवे पे, फिर पेमेंट गेटवे के पास से पेमेंट जाती है उस कंपनी के पास, डायरेक्ट कंपनी के पास। तुम्हारे जो भी सामान खरीदते हो सीधे पैसा कंपनी के पास नहीं पहुंचता, पहले कहाँ जाता है, पेमेंट गेटवे। जैसे तुम बहुत जगह ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, बहुत सी जगह जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो तुम लोग खुद किए होगे, सिर्फ सामान खरीदने की हम बात नहीं कर रहे हैं, डेबिट कार्ड नंबर भी डालते होगे या कुछ करते होगे, बहुत सी जगह कुछ फॉर्म भरते होगे, तो अंदर जहाँ तुमसे डेबिट कार्ड नंबर सब मांगता होगा, वो कौन होगा, वो पेमेंट गेटवे है। कौन है, पेमेंट गेटवे। जैसे मेरी कंपनी है, हमको सामान बेचना है, याद रखो भाई, ई कॉमर्स कभी ऐसे मत बोल देना कि सामान खरीदता है और मेरे क्लाइंट के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता। हमेशा याद रखना, कहीं भी होता है, कोई भी ई कॉमर्स होता है, तो जब भी तुम या कहीं भी तुम पेमेंट करते हो तो पेमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें उन्हें क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे। ठीक, मार्केट में बहुत हैं, तुम दो का नाम लेना, तुम बोलना तुम्हारे यहाँ क्या यूज होता है, स्ट्राइप। स्ट्राइप का मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्राइप का डेबिट कार्ड लाओगे तब पेमेंट होगा, पेमेंट तुम्हारा चाहे जिसका रहे, तुम डेबिट कार्ड से करो चाहे क्रेडिट कार्ड से करे, जो पैसा होगा किसके पास जाएगा, स्ट्राइप के पास। फिर स्ट्राइप देगा उसको जिसके लिए पेमेंट की गई। जैसे तुमने फ्लिपकार्ट के लिए की है, या तुमने भाई बहुत दुनिया भर की ई कॉमर्स है दुनिया में ना, या दुनिया कहीं एडमिशन ले कराते हो, कुछ करते हो, फॉर्म भरते हो ना, पेमेंट करते हो, हर जगह क्या है, पेमेंट गेटवे। अब जैसे हमको पेमेंट गेटवे अपना नहीं बनाना है, हमको सामान बेचना है, मान लो कुछ भी बेचना हो, हमें लैपटॉप बेचना हो, हमें सेकंड हैंड कोई सामान बेचना हो, हमें कुछ भी बेचना हो, हम पेमेंट लेना है, क्या करेंगे, हम एक साइट बनवा देंगे ऑनलाइन, हमको चाहिए क्या, एक पेमेंट गेटवे। हम किसी पेमेंट गेटवे वाली कंपनी के पास जाएंगे, कहेंगे, हम बनाएंगे थोड़ी ना कि आप अपना पेमेंट गेटवे हमें क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो। तो बस वो क्या करेगा, अपना पेमेंट गेटवे का जो सॉफ्टवेयर होगा तुम्हारे ई कॉमर्स से क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। तुम ही कनेक्ट करोगे, वो बता देगा कि ये लो भैया हम दे दे रहे हैं सॉफ्टवेयर, कनेक्ट करो। तुम्हारा डेवलपर उसे क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा, और इसके बाद वो क्या करेगा, पेमेंट गेटवे लग जाएगा, पेमेंट करते हो, पेमेंट पहुंचता है। समझ गए सब लोग? अरे इसलिए भी है कि भैया तुमको पेमेंट कर दिए, सामान तुमको थर्ड क्लास सामान भेज दिया था, तो एक गारंटी तो है भाई, हो सकता है कि नहीं, तो एक हफ्ते के लिए नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के लिए जब चीज, जैसे वो लोग क्या करते हैं, 2-3, जैसे पेमेंट गेटवे भी ऐसे काम नहीं करते, पेमेंट गेटवे ऐसे काम करते हैं। मान लो तुमने एक ई कॉमर्स खोला,
तुम लोगों को पागल बना रहे हो, पैसा लूट रहे हो, फर्जी चीज बोल के फर्जी चीज उनको दे रहे हो, पैसा मंगा रहे हो, तो पेमेंट तुम्हारे यहाँ जाएगा। मान लो 2 दिन बाद इसीलिए वो जब तुम तुरंत कनेक्ट हो गए तो 2 दिन में भी तुम्हारा पेमेंट नहीं पहुंचेगा तुम्हारे यहाँ। बंदा सामान खरीदेगा, कम से कम तुम्हें शुरू में 5 दिन 6 दिन लगेगा, पेमेंट तुम्हारा आएगा। लेकिन जब किसी के साथ फ्रॉड होगा कि उसको गलत सामान मिलेगा तो किसको फोन मिलाएगा? अपने बैंक को। अब किसको मिलाएगा? अपने बैंक को कि मेरा पैसा ऐसे हो गया। तो बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाला फोन मिलाएगा किसे? पेमेंट गेटवे को, या पेमेंट गेटवे वाले का नंबर देगा। अब पेमेंट गेटवे वाला शिकायत तुम्हारी लेगा। अब तुम्हारी ज़्यादा शिकायत आने लगेगी ना, तो जो तुम लूट रहे हो वो तुम्हारा देखेगा कि 100 पेमेंट आई और उसमें से 40 में क्या है, बवाल है, 40 कस्टमर शिकायत किए पड़े, तो तुम्हारी पूरी पेमेंट में क्या कर देगा? वही होल्ड कर देगा। कहेगा पहले सारे अपने कस्टमर से डिस्प्यूट क्लियर करो, तब पेमेंट यहाँ से वहाँ जाएगा, नहीं तो मेरे यहाँ ही पड़ा रहे। बिल्कुल, जैसे हम चाहते हैं कि 2-3 पेमेंट गेटवे ले लें। हाँ, पेमेंट गेटवे तुम यार कहीं भी पेमेंट करके देखो भाई, जब पेमेंट वाला पेज नहीं पहुंचता, फ्लिपकार्ट पे ही जब पहुंचता होगा, अंदर जाके नहीं पहुंचता, जहाँ तुम्हारा डेबिट कार्ड एक्सपायरी और ये सब मांगता है, वहीं ऊपर पेमेंट गेटवे का क्या लिखा होगा? नाम लिखा होगा। तुम बता देना तुम्हारा पेमेंट गेटवे कौन है? स्ट्राइप है। पूछेंगे पेमेंट कैसे होता है, कह देना पेमेंट होता है स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। उसकी टेस्टिंग कैसे करते हो? याद रखना, प्रोडक्शन पे टेस्टिंग नहीं करोगे भाई। यहाँ असली सामान खरीद के थोड़ी टेस्टिंग करोगे, यहाँ असली सामान खरीद के टेस्टिंग नहीं करोगे। तुमको तो टेस्टिंग करनी है टेस्टिंग सर्वर पे। तो स्ट्राइप वाले ही तुमको वो दे रहे हैं ना अपना पेमेंट गेटवे, तो ध्यान से समझो, स्ट्राइप वाले ही तुम्हें टेस्टिंग का भी इन्वायरमेंट देंगे। मतलब स्ट्राइप वाले तुम्हें एक डमी अकाउंट देंगे। क्या देंगे? जो पेमेंट करोगे उस डमी अकाउंट में जाएगी, जिससे तुम टेस्टिंग करके अपना वेरीफाई कर सकते हो। आई बात समझ में? तो पूछेंगे कि कैसे पेमेंट गेटवे का कैसे करते हो, ध्यान समझना, बोल देना स्ट्राइप हमारा पेमेंट गेटवे है, उसने टेस्टिंग के लिए स्ट्राइप की, याद रखना ये वर्ड पूरे बोलना, पेमेंट की एपीआई प्रोवाइड कर रखी है कि जिसके थ्रू हम टेस्टिंग कर लेते हैं। कैसे? अच्छा, कैसे टेस्टिंग होगी? मतलब ये कहने का क्या मतलब हुआ? अच्छा, टेस्टिंग स्ट्राइप पेमेंट एपीआई, क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान से समझना कि स्ट्राइप वालों ने हमें एक क्या दे रखी है? एपीआई। एपीआई हिट करना जानते हो ना पोस्टमैन से? उसमें तुम डालते हो अपनी इंफॉर्मेशन कि जैसे जब पेमेंट करते हो कहीं भी तो ऑर्डर जनरेट होता है, तो ऑर्डर आईडी रहती है या नहीं, ऐसा चीजें रहती है नहीं, तो उससे तुम क्या करते हो? उसको हिट कराते हो, तो इसके बाद तुमको पेमेंट की डिटेल आती है, तो उसी पेमेंट की डिटेल को जो तुम पेमेंट किए थे उससे क्या कर लेते हो? मैच कर लेते हो। अगर वहाँ आ रही है तो मतलब सही है। और वैसे भी जनरली भी असली में भी यही होता होगा कि तुम पेमेंट करते होगे, पेमेंट की कोई क्या होगी, इस स्ट्राइप वालों ने कोई एपीआई बनाई होगी और वो एपीआई जाके क्या कर देती होगी? पेमेंट को एक्सेप्ट वो ले लेती हो। तो वैसे ही सेम है। कैसे करते होगे तुम लोग? ध्यान से समझो, पेमेंट की टेस्टिंग कैसे करते हो? क्या बताओगे? बोलोगे हम जाते हैं, पेमेंट करना होता है, पेमेंट करने के टाइम पे स्ट्राइप का हम लोग क्या है, उन्होंने हमें, अच्छा सर एक काम करो, स्ट्राइप की पेमेंट की एपीआई लगी है, यही बोल देना, एपीआई लगी है, तुम पेमेंट करने जाते हो, पेमेंट करने में क्या मांगता है तुमसे? तुम कह दो क्रेडिट कार्ड ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वहाँ क्या मांगता है? कार्ड नंबर। तो कार्ड नंबर तुम बोल देना, क्या जानते हो? सुनो, 444444 हमारे यहाँ कंपनी ने दे रखा है, एक फिक्स एक्सपायरी दे रखी हो और फिक्स सीवीवी क्या दे रखा हो? नंबर दे रखा हो। वही तो टेस्टिंग सर्वर उन्होंने डिजाइन कर रखा है, वही सब डाल के पेमेंट बटन पे क्या करते हो? क्लिक कर। क्लियर है ये? तो पेमेंट तुम पूछेंगे तुमसे, टेस्टिंग सर्वर पे पेमेंट कैसे करते हो? टेस्टिंग सर्वर पे पेमेंट कैसे करते हो? तो कह देना भैया उन लोगों ने हम
स्ट्राइप पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, उन्होंने टेस्टिंग के लिए एपीआई प्रोवाइड कर दी। तो हम लोग स्ट्राइप के थ्रू, और हमको याद रखना, क्या बोलोगे, हमको फिक्स कार्ड नंबर, फिक्स एक्सपायरी और फिक्स सीवीवी दी गई है, जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं। क्लियर है ये? तो भाई पहले तो चलो, अब हम कल भी आएंगे, अब हम डेली ही आएंगे। और ये चीज़ ये याद रखो सब लोग, पहले तो ये जो टॉपिक्स हैं भाई लिख डालो यार। फर्स्ट चीज एकदम सिंपल सी बात है, लिख डालो। तो कसम से कह रहे हैं ना, बहुत से ऐसे इंटरव्यू हो सकता है कि यही पूछ ले बस, तुमसे तुम्हारा ऑटोमेशन पूछे ही ना। कई कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनके यहाँ ऑटोमेशन नया नया शुरू हो रहा होता है, उनके यहाँ ऑटोमेशन का कोई आदमी ही नहीं होता, वो इतना ही पूछ ले तुमसे बस। वो सिर्फ तुम इससे इतना ही पूछेगा और कुछ पूछा भी नहीं, उसको खुद ही ऑटोमेशन के बारे में आइडिया नहीं, वो खुद ही चाह रहा है कोई आए और ऑटोमेशन करे। बस तुमसे यही बेसिक बेसिक बातें पूछ ले। तो इसके सवाल के जवाब आप लोग, जैसे अभी ऐसा नहीं क्लास खत्म हुई भाग गए, जरा जुटो, जो तुम्हारे पास लिख रखा है इसको कोलेक्ट करो, एक जगह करो, बढ़िया सा जवाब, ये 4-5 क्वेश्चन एकदम चाहिए, बस जान लो। पहले तो ये उस पर डाल दो ग्रुप पे। बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर कार्ड और वो लोग भी क्या है, पेमेंट गेटवे। बड़े लोग, वो लोग बस बड़े लोग हैं, और वो लोग मतलब मास्टर वाले क्या है, उसकी भी सर्विस देते हैं। अच्छा मास्टर नहीं, अच्छा, वो तो जब तुम नंबर डालते हो फिर तुमको लेके जाते हैं कहाँ, वो मास्टर कार्ड पे ना, हाँ वो भी है तो पेमेंट। मास्टर कार्ड एक अलग से, हाँ, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। वीजा जो होता है ये रीजनल, जैसे इंडिया हाँ, देखो वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, माएस्ट्रो है, माएस्ट्रो भी एक आता है। ये लोग क्या है, यही लोग तो पहली बार एटीएम ले आए थे आज के 30-40 साल पहले, आज के 30-40 साल पहले। तो ये मास्टर कार्ड है, माएस्ट्रो है, ये लोग भी क्या है एक तरह से, ये लोग मतलब कार्ड लेके आए। हाँ टेस्टिंग करते हैं, सैनिटरी टेस्टिंग उनका परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं, एक एप्लीकेशन में काम करते हैं। सैनिटी क्या है, सैनिटी कब करते हैं, ध्यान से समझ लो। देखो सैनिटी कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सब उसकी डिफिनीशन में छुपा है, कहीं दूर नहीं जाना। तुम ही सोचो क्या सैनिटी की डिफिनीशन बताई गई ना, तुम करे सोचो तो सही, डिफिनीशन क्या बताई गई है ना। व्हेन वी आर डूइंग रिग्रेशन, मतलब ध्यान से समझो, पहला जवाब यही दोगे सैनिटी के बारे में, यही बोलते हैं सैनिटी इज द सबसेट ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन के दौरान सैनिटी करते हैं जब हम लोग, ध्यान से समझना, सिस्टम टेस्टिंग कर चुके होते हैं, रीटेस्टिंग कर चुके होते हैं। सिस्टम टेस्टिंग मतलब जो पहले टेस्ट करना था वो टेस्ट किया, जो डिफेक्ट आए डाले, डिफेक्ट उन्होंने क्या किए, फिक्स किए, उन डिफेक्ट्स की क्या किए, रीटेस्टिंग की। अगर वो डिफेक्ट फिक्स हो गए तो सही, नहीं तो और डिफेक्ट डाले, फिर उन्होंने क्या किया, उसको फिक्स किया। जब हम सिस्टम टेस्टिंग कर लिए, रीटेस्टिंग कर लिए, सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, रिग्रेशन ना। तो रिग्रेशन उसके बाद मतलब वही है, सिस्टम टेस्टिंग और रीटेस्टिंग के बाद हम करते हैं क्या, रिग्रेशन। रिग्रेशन के अंदर सबसे पहले करते हैं क्या, सैनिटी, या कह सकते हो कि रीटेस्टिंग के बाद फिर क्या करते हैं, सैनिटी करते हैं। सैनिटी का क्या मतलब, लिखा सैनिटी इज सबसेट ऑफ रिग्रेशन, नंबर एक बात। फिर दूसरी बात, वाइल रिग्रेशन मतलब रिग्रेशन के दौरान, एप्लीकेशन में वेयर देयर आर चेंजेस इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में जहां जहां क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, उनसे रिलेटेड एरियाज में, उनसे क्लोजली रिलेटेड एरियाज में या रिलेटेड एरियाज में हम रिग्रेशन ढंग से करते हैं, क्योंकि वही चेंज हुआ है। तो चेंजेस की पॉसिबिलिटी, तो डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी वहाँ क्या है, उसके आसपास या उससे जुड़े हुए मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स में, या क्या कहते हैं चीज़ों में, उनमें क्या है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो वही क्या कही जाती है, क्या कहोगे, सैनिटी इज सबसेट ऑफ रिग्रेशन when we are doing regression at that time where there was change in application related to that where there are change in application
which areas are closely related to that change. We are testing it, ध्यान समझना, we are testing it in depth manner या deeply. देखो सैनिटी के बारे में कहा जाता है नैरो एंड डीप. नैरो क्यों कहा जाता है? हम पूरी एप्लीकेशन में ही टेस्ट कर रहे हैं. जहां चेंज आया है, चेंज का मतलब क्या? चेंज हो सकता है कुछ नया बन के आया हो, या हो सकता है कोई डिफेक्ट फिक्स, जो भी कोई भी जो चेंज आया है, वो चेंज जो है उससे एप्लीकेशन तो इतना बड़ा है, लेकिन उससे सटा कौन है, इससे लगी हुई फंक्शनैलिटी क्या है, उनको हम ध्यान से टेस्टिंग करते हैं. तो पूरे के बजाय थोड़े से एरिया पे फोकस कर रहे हैं ना, इसीलिए कहा जाता है क्या, नैरो. नैरो का मतलब क्या होता है? सकरा. इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, नैरो एंड डीप. डीप क्यों? गहराई में ध्यान से करते हैं, क्योंकि वहीं चेंज हुआ है तो वहीं एकदम दिमाग लगाएंगे. और बाकी रिग्रेशन, बाकी एप्लीकेशन का उतने डिटेल में नहीं. यही तो अच्छा तुम ही सोचो, रिग्रेशन टेस्टिंग आखिर संभव कैसे हो सकती है? कितना मुश्किल काम है. एक एप्लीकेशन में 10 फंक्शनैलिटी बन के आ रही है और 2000 बनी हुई है, और तुमसे कहा जा रहा है 10 टेस्ट करो और इसके बाद 2000 और टेस्ट करो. संभव है? 3 हफ्ते की स्प्रिंट है, 4 दिन का तुमको मौका मिला है, उसी में तुमको सिस्टम टेस्टिंग भी करनी है, तुम्हें सिस्टम टेस्टिंग भी करनी है, तुम्हें क्या करना है, रीटेस्टिंग भी करनी है, और फिर वो तो कर ले जाओगे, क्योंकि तो 10 ही फंक्शनैलिटी की है. लेकिन तुम्हारे पास 2000 फंक्शनैलिटीज और पड़ी हुई है. कितना मुश्किल काम है. सोचो 4 दिन का टोटल टाइम, 5 दिन का टोटल टाइम, उस 4-5 दिन में 1 दिन 1.5 दिन तुमने सिस्टम टेस्टिंग पे लगा दिए, आधा दिन 1 दिन लगा दिए किस पे, उस पे रीटेस्टिंग, ये सब करने में 3-3.5 दिन तुम तो ऐसे भी बचे. 1.5 दिन 2 दिन, टीम में तुम्हारे 4 लोग, 1.5 दिन अगर बचा है या 2 दिन बचा है, मान लो 1.5-2 दिन बचा है, तो तुम्हारे पास कितना घंटे हैं? 16 घंटे. तुम 4 लोग हो तो कितने टोटल है? 64 घंटे. 64 घंटे के अंदर उन 2000 फंक्शनैलिटीज को ढंग से नहीं टेस्ट कर सकते यार. अब रिग्रेशन हम कैसे इस असंभव काम को कैसे संभव बनाते हैं? टेक्निक यूज करते हैं, और वही टेक्निक है क्या, सैनिटी. कि वो जो 10 फंक्शनैलिटी या जो 10 चेंज या जो भी दिक्कतें हैं, जहां जहां कोड में क्या हुआ है, फंक्शनैलिटी में चेंज हुआ है, उससे रिलेटेड जो एरिया है उनका रिग्रेशन ढंग से. तो मेरे पास 16 घंटे हैं, 4 लोग थे ना, चारों के पास 16 घंटे हैं. हम ये दिमाग लगाएंगे, ये काम करते हैं कि सब लोग पहले क्या करते हैं, सैनिटी, और 8 घंटे 7 घंटे किसमें लगा देंगे, सैनिटी, क्योंकि वही डिफेक्ट मिलने का चांस क्या है, ज़्यादा है. और बचे मेरे 8 घंटे, और बचे चारों के 8 घंटे हम पूरे एप्लीकेशन पे दौड़ के देख लिए, पूरे एप्लीकेशन पे देख लिए. वहां बहुत जाके अंदर उसको बहुत ऐसा नहीं खोद के अंदर देख रहे हैं, अंदर खोद के देखने की जरूरत नहीं है. जो एरिया सटे वही तो सैनिटी है. सैनिटी कब करोगे, जब रिग्रेशन स्टार्ट करोगे, तो रिग्रेशन के अंदर सबसे पहले क्या करोगे, सैनिटी करोगे. मतलब जो जहां पे चेंजेस आए हैं, चेंज 3-4 टाइप के होते हैं ना, क्या बताया हमने, चेंज रिक्वेस्ट हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, न्यू फंक्शनैलिटी हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है. किसी भी वजह से जब कोड में चेंज आएगा ना, तो अंतिम में क्या करना होता है, रिग्रेशन तो होता ही है ना. तो रिग्रेशन में ही क्या करते हैं, और स्मोक जब बिल्ड आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब बिल्ड आएगी तो बिल्ड्स न्यू बिल्ड आती है, तो बिल्ड्स पहले वो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को पहले उसको टेस्ट करते हैं, तब जाके नए बिल्ड को टेस्ट करते हैं ना सर. एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी मत बोलो, स्मोक. एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी तो हजारों को तो जब भी बिल्ड आती है तो सबसे पहले कुछ भी टेस्ट करने से पहले उस 1000 फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन में 2000 फंक्शनैलिटीज है. लेकिन मेन बिजनेस ने अपने लिए चुन रखा है कि मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी मान लो उसने है कि 40 है या 50 है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उन 40 एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करना है जो मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बन, उनके लिए बहुत जरूरी है. तो वही क्या है, स्मोक. से सबसे पहले क्या करते हैं, स्मोक, फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर क्या, सिस्टम टेस्टिंग मतलब जो फंक्शनैलिटी आई है उसको, फिर डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट की क्या करते हैं, रीटेस्टिंग, और फिर अंतिम में करते हैं क्या, रिग्रेशन. और रिग्रेशन के दौरान करते हैं क्या, तो भैया लिख लो. हम तो कह रहे हैं ये 5-7 सवालों के जवाब है, इसको लिख डालिए आप लोग. हाँ
सीट 1 सीट 2 सीट 3 4 5 4 मिसिंग है, वो सीट ही नहीं है हमारा जो यूजर नेम पासवर्ड है 5 है, तो कैसे इसको हम वहाँ क्या करें? 5 शीट हैं। सर एक पहला सीट है सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 मिसिंग। हाँ और मिसिंग है। सीट 5 में हमारा यूजर नेम पासवर्ड है और उसको हमको एक्सेस करना है। सीट नंबर 1 दे देंगे डायरेक्ट। हाँ और एक मतलब और कैसे एक्सेस करेंगे वही तो उसका शीट का नेम। हाँ नहीं सर, उसका पता चारों में तुम्हें जब पता नहीं है शीट का नाम क्या है? नहीं सर, ये पूछने का मतलब था उसके 5 सीट है वहाँ पे, 5 सीटों में एक सीट मिस है, तो आपको जो सीट मिस है उसी पे फोकस ले जाना है, तो फिर उसमें क्या नहीं सर जो हम चौथे क्वेश्चन पे पूछ रहा था जो मिस है, सर। मिस का क्या मतलब है? डिलीट कर दी? नहीं सर क्वेश्चन नहीं है। अगर डिलीट कर दी, देखो ध्यान से, मैंने दो चीजें होती हैं शायद। हाँ डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। अब डिलीट की है कि हाइड की? सर हमने लिखा हाँ, उसने कहा था मिस If you want to get this data from Excel sheet, you have sheet 2, sheet 1, sheet 2 and sheet 4 missing. Sheet 5 हाँ है, उसमें हमारा यूजर नेम पासवर्ड है। शीट 5 में, और sheet 5 का हमको वहाँ से डेटा रीड करना है यूजर नेम। तो उसका नाम तो शीट 5 ही है ना, तो गेट शीट करो और शीट 5 भेज दो। हाँ हाँ और ये भेज दो। ऐसे तो बहुत है, क्या कहते हैं कि उसके लिए भी होगा मेथड, होगा इसके लिए भी, शीट का काउंट निकालने का भी, और फिर लास्ट उठा लो। नहीं उसे नहीं, शीट के काउंट के लिए भी होगा यार। वर्कबुक का जो ऑब्जेक्ट है मेथड है गेट शीट ना, एक मेथड कोई और भी होगा। मैंने उससे यही बोला था सर कि मैं मेथड यूज करूंगा, पूरा काउंट निकालेगा, फिर उस पे फोकस जितना रहेगा उसको फॉलो करो, उसको फोकस ले जाएंगे उस पे, ऐसा कुछ। हाँ मतलब जैसे तुम्हें पता है आखिरी है तो लास्ट वाले पे कर ले जा सकते हो, जैसे मिल गया अगर, वैसे होगा कोई मेथड उसमें होगा। देखो जरा इसमें अपाचे में देखना, जो वर्कबुक का ऑब्जेक्ट होगा उसका मेथड होगा। लेकिन पहले एक काम करो, कोई दिमाग मत लगाओ। अगर ये क्वेश्चन ढंग से सेटिस्फैक्ट्री आप नहीं बोल सकते हो या नहीं लिख सकते हो, भैया क्यों दिमाग लगा रहे हो बेवजह? ये आपको ये लिख रहा, ये सब कुछ तुम्हारे सामने भी तो है। अभी एक चीज ये कहेंगे और एक चीज, जाना मत, बैठ जाओ सिस्टम पे बैठो तुम लोग, और थोड़ा कुछ लोगों को जरूरी नहीं हो सकता है सबको पूरी बात ना याद हो, तो डिस्कस करके लिख डालो ना यार, तुम लोगों को कंफर्म हो जाएगा। तो प्लीज जाना मत, इन क्वेश्चंस के जवाब लिखो यार, अलग अलग लिखने मतलब साथ में बैठ के लिख डालो। प्रोजेक्टर भी तो लगा है, ठीक है, या किसी के पास लिखा हुआ हो तो वो भी शेयर करो, ठीक है। और इसको जरा कुछ कॉमन जो सवालों है जवाब है एकदम लिख के रखो यार, 5-7 पेज का ही तो होगा। इसको ग्रुप पे डाल देना। सर स्वैगर क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं स्वैगर? स्वैगर कुछ नहीं, जैसे पोस्टमैन है वैसे स्वैगर। हाँ हाँ? वो जे मीटर जो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए। क्वेश्चन पूछा था मतलब कि कैन यू टेल मी द 5 पॉइंट्स ऑटोमेशन एंड मैनुअल, डिफरेंस बताओ ऑटोमेशन की, ऑटोमेशन टेस्टिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मैनुअल टेस्टिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, 5 बताओ। तब उसको तो बताया था एडवांटेज, और उसके मैनुअल के भी एडवांटेज बताया था, ऑटोमेशन के बताया था डिसएडवांटेज। हाँ डिसएडवांटेज भी बताओ। पॉइंट बताया। ऑटोमेशन का पहला डिसएडवांटेज क्या है? ऑटोमेट करने में तो टाइम लगता है, चलने में टाइम नहीं लगता, लेकिन ऑटोमेट करने में क्या लगता है? टाइम लगता है। मैनुअल टेस्टर 10 मिनट में काम कर देगा, 10 में 15 मिनट में टेस्ट केस लिख देगा, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टर उसी को ऑटोमेट करेगा तो 2.5 घंटा 3 घंटा लगा देगा, 4 घंटा लगा देगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? ज़्यादा है, लेकिन बेनिफिट भी है कि जब बार बार आपको रिग्रेशन रन करना है तो वहाँ उसका बेनिफिट भी निकल के आएगा। अब आप ही देखो, हर स्प्रिंट में आपको रिग्रेशन करना है, हर स्प्रिंट में आपको क्या करना है? कई बार रिग्रेशन करना है, और कई साल तक चलेगा प्रोजेक्ट, तो वही जो घाटा है वो फायदे में बदल जाएगा। तो हर चीज़ का अब इस तरह से है। और एक चीज़ है मैनुअल टेस्टिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट याद रखना, वो ये है कि मैनुअल टेस्टर जब टेस्टिंग करता है टेस्ट केस पढ़ के, तो वो टेस्ट केस तो टेस्ट करता ही है, लेकिन उसको अगल बगल भी गलत चीज़ें दिख जाती हैं, तो वो टेस्ट केस को क्या करता है? रिपोर्ट कर देता है कि यहाँ एक डिफेक्ट है। लेकिन तुम्हारा ऑटोमेशन ऐसा, उसको तो जितना ही फिल्स बताया गया रहता है उतना ही टेस्ट करता है, बगल में लाख गलती हो उसके पास दिमाग थोड़ी ना है, वो तो तुम्हारे लिखे गए स्टेप्स फॉलो कर रहा है। ये एक अंतर है, लेकिन यही है
मैनुअल महंगा है। क्यों महंगा है? मतलब आदमी चाहिए। इसमें क्या है, शुरू में महंगा लेकिन एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, वही है जैसे हर कोई मशीन होती है, शुरू में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, वही काम हाथ से भी हो रहा होता है, लेकिन मशीन से करने की सोचते हैं तो मशीन शुरू में अपनी कास्ट मांगती है, लेकिन बाद में उससे काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, धीरे धीरे उसका फायदा मिलना क्या होता है, स्टार्ट होता है। वैसे ही टेस्टिंग फ्रेमवर्क पूछ रहा था, आपने कौन सा टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज करा आपने? स्क्रम। कौन से टेस्टिंग फ्रेमवर्क बताया? ऑटोमेशन टेस्टिंग की? ऑटोमेशन की बात करें तो हाइब्रिड, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बेस्ड हाइब्रिड फ्रेमवर्क। एक काम करो, पहले ये कह रहे हैं ये करो, और वैसे क्या बोल रहे हो बता ही देते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोग्राम की कई थ्रेड चलाना जो पैरेलल कर सकते हो, जो पैरेलल कर सकते हो किससे, टेस्टंजी के थ्रू, वहाँ है ना थ्रेड काउंट और पैरेलल, और वही जो टेस्ट केस होंगे वो मतलब 3 टेस्ट केस एक साथ चल सकते हैं, 4 टेस्ट केस एक साथ चल सकते हैं, मतलब तुम्हारे कोड के अंदर 4 रनर आ जाएंगे एक तरह से, मान के चलो अपने आप। ये क्या है, मल्टी थ्रेडिंग है। और क्या पूछे एक चीज, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग का मतलब इतना होता है कि तुम अपने एप्लीकेशन क्रोम पे टेस्ट करके देखो, तुम अपने एप्लीकेशन को क्रोम के बाद किस पे करो, फायरफॉक्स पे टेस्ट करके देखो, तो वही सेम टेस्ट केस को तुम फायरफॉक्स पे देख रहे हो, वही चीज को कहाँ टेस्ट कर रहे हो, क्रोम पे। यही क्या है, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग के लिए बड़ा मुश्किल काम है ना, अगर मैनुअल टेस्टिंग से कहो कि टेस्टिंग कर दो पहले क्रोम पे, फिर बेचारा फायरफॉक्स पे करेगा तो फिर तो उतनी मेहनत है। लेकिन ऑटोमेशन में क्या, वही स्क्रिप्ट बना दी है, वही बस ब्राउजर का नाम चेंज कर दे, फायरफॉक्स कर दे तो किस पे चल जाएगा, सब फायरफॉक्स में, तो आसान है। मतलब ये क्या है, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। और एक और भी है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब जब अलग अलग ओएस पे, कि क्रोम पे, लेकिन क्रोम को विंडोज पे चला रहे हैं, क्रोम को लाइनक्स पे चला रहे हैं, हाँ तो हाँ वैसे क्रॉस ब्राउजर ही है, मल्टी थ्रेडिंग है, ठीक है क्या, हाँ ठीक है। लेकिन सबसे पहले सारी दुनियादारी छोड़ो, पहले ये क्वेश्चंस तो एकदम सभी लोग एक्सपीरियंस दिखा रहे हो ना, फिर कैसे एक्सपीरियंस की बात कहाँ से आएगी अगर इनका जवाब नहीं दोगे, हैं? हुक्स से याद है उसके, कुकुम्बर के हुक्स बेटा भाई, हाँ नहीं वो कुकुम्बर तो अलग से याद है ना, क्योंकि तुम भाई 2 प्रोजेक्ट दिखा के बता सकते हो, कुकुम्बर पे भी काम किया है और किस पे किया है, टेस्टंजी पे भी किया है। हाँ ये चलो एक दिन बताते हैं। चलो एक काम करते हैं, तो एक काम करो, तुम लोग इसको लिखो, तब तो तुम लोग लिखना शुरू करो, हम रोज आना शुरू करते हैं सुबह हम, ठीक है, अब तो मौसम भी अच्छा है, ठीक है, तो हम सुबह रोज ऐसा करते हैं कि 1 घंटे रोज आते हैं, लेकिन तो आप लोग इतना अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए, पहले इसको राइट डाउन करिए, अभी बैठिए इसको राइट डाउन करिए, चाहे जैसे, या जिन्होंने लिख रखा है या लिख नहीं रखा होगा, बोल तो रहे हो ना, बोलना तो पड़ रहा होगा, इसी समय तुम लोगों का आपस में क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। भाई तुम बताओगे यार हम तो ये बोलते हैं, हम तो ये लिखते हैं, सामने वाला बोलेगा नहीं यार इसमें ये कमी है, ये है, यही तो अच्छा है। बहुत से लोग कह रहे हो यार पता नहीं क्या मेरा किस्मत ही खराब है, फिर तुम्हारा इंटरव्यू ही खराब होगा ना, अभी किस्मत खराब नहीं हुई है समझ रहे हो, तो भैया पता तो चले, तो बस हाँ कह रहे यार हम भी इंटरव्यू दे रहे हैं यार, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अपनी पहली कमियां तो देख ही नहीं रहे हो, तो वो आपस में डिस्कस करोगे तो होंगी ना, यार हम तो ये एक्सप्लेन करते आए, यार दूसरे का समझ लगेगा कि यार और ये चीज़ कर लेनी चाहिए। तो जरा सबसे पहले ये 4-5 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग लिखिए, और ये आप सबको बोलना है, लिखना ही नहीं है। देखो लिख लोगे तो बोलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा एक हद तक। और ये 5 क्वेश्चंस इंटरव्यू में जरूर पूछे जाएंगे, तो ये तैयार। और बाकी देखो यार कोड बताओ, यार तुम लोग लिख नहीं पाते हो, बताओ स्नैपशॉट का कोड नहीं लिख पाते हो, इसे तो लिखना पड़ेगा। स्नैपशॉट का कोड, विंडो हैंडलिंग का कोड याद रखो, फ्रेम का कोड, फाइंड एलिमेंट्स का कोड है ना, एक्शंस का कोड, ठीक है, और ड्रॉप डाउन का कोड, ये 6-7 कोड ऐसे जब लिटरली लिखवाते हैं,
कि नोटपैड पे ये लिखो, लिटरली लिखवाते हैं। ये 6-7 कोड तो ऐसे हैं कि तुमसे क्या करेंगे, एग्जैक्टली लिखवाएंगे कि स्नैपशॉट का कोड लिखो। अब नहीं तुम टेक्स्ट स्क्रीनशॉट का ऑब्जेक्ट बना दोगे यार तो कैसे काम चलेगा, है ना। एक क्वेश्चन था, हम स्क्रीनशॉट मतलब लेते हैं जब फेल होता है टेस्ट केस, तो इसका मतलब कोड कैसे बताया जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी मतलब नहीं वेब यूटिल में बता रखे हो तो नहीं तुम कहाँ रखे हो, वेब यूटिल में मेथड बनाए हो, लेकिन ध्यान से देखो तुमने बड़ा दिमाग लगाया गया है स्नैपशॉट लेने में। स्नैपशॉट का मेथड हर जगह कॉल नहीं किया गया है। आफ्टर मेथड याद करो, आफ्टर मेथड में वहां एक आर्गुमेंट आफ्टर मेथड में आई टेस्ट रिजल्ट जो चेक करता है कि वो पास है या फेल, और जब वो देखता है कि वो फेल है तब लेता है क्या, स्नैपशॉट। और फेल चाहे जिस वजह से हुआ, फेल होने का रीजन हो सकता है कि वैलिडेशन फेल हो गया हो, फेल होने का रीजन हो सकता है कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आए, लेकिन जो भी रहेगा स्नैपशॉट ले लेगा। मतलब परफेक्ट है कि हमें और ऐड करना पड़ेगा, तो बताओ। नहीं ये नहीं, देखो ये 2 चीजें हुई। वो तुमसे क्या पूछ रहा है, वो इंटरव्यू पूछ रहा है तुम्हारे यहाँ तुम्हारे फ्रेमवर्क में स्नैपशॉट कैसे मैनेज होता है, तब तुम ये बताओगे कि आफ्टर मेथड और ये वाला, हाँ बिल्कुल तब ये बताओगे। लेकिन तुमसे ये पूछेगा स्नैपशॉट कैसे लेते हो, तो तुम्हें समझ लो कि वो तब तुम्हें जो मेथड बनाया होगा ना अपने वेब यूटिल के अंदर, उसके अंदर का कोड लिखो। उसके अंदर का कोड क्या लिखोगे, ड्राइवर को डाउनकास्ट करोगे टेक्स्ट स्क्रीनशॉट से, फिर मेथड कॉल करोगे गेट स्क्रीनशॉट एज, फिर अंदर भेजोगे क्या, आउटपुट टाइप। तो हम ये बताएंगे यही कोड। हाँ देखो ना फेल टेस्ट केसेस तो जानते हो, यही फेल टेस्ट केसेस का स्नैपशॉट कैसे लेते हो, तो इनका कहना है, तो तुम बस ऐसे बोल सकते हो कि जो आफ्टर मेथड है, कि जो @ आफ्टर मेथड है उसके अंदर ही हमने क्या कर रखा है, टेस्ट रिजल्ट रखा है, ये लिख दो। लेकिन अंदर जो तुमने मेथड कॉल किया है टेक स्क्रीनशॉट, इस हाँ यूटिल में रखा है, चाहो तो इसका 3 लाइन का यहीं पे कोड लिख देना। वैसे वो सिर्फ अगर स्नैपशॉट पूछ रहा हो तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है, स्नैपशॉट पूछे तुम पहले स्नैपशॉट लेने का जो कोड है वो लिखना चालू करो, फिर वो तुमसे पूछेगा नहीं ये हमें बताओ कि फ्रेमवर्क में कैसे मैनेज किया, तुम बता दो कि इसको हमने कहाँ रखा है, हमने एक मेथड बना रखा है और इसको आफ्टर मेथड में क्या कर रखा है, कॉल कर रखा है। वहाँ आई टेस्ट रिजल्ट में हम चेक कर लेते हैं कि वो टेस्ट केस पास था कि फेल था, पास था तो स्नैपशॉट नहीं लेते हैं, फेल था तो फ्रेमवर्क बना पड़ा है। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट का कोड यार पूछ रहा था। हाँ फेल्ड और फेल्ड के लिए तुमको बताया गया। लिसनर जब पूछेगा तो तुम लिसनर का किसका नाम लोगे, आई रिट्राई एनालाइजर जो फेल्ड टेस्ट केसेस को क्या करता है, रीडर करता है। ठीक, और लेकिन वो यूज होता है किसके अंदर, आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर के अंदर ना, नहीं याद है। आई रिट्राई एनालाइजर जो है वो यूज होता है कहाँ, आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर में, और आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर यूज होता है कहाँ, testng.xml। तो 2 हैं मान के चलो, आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर और आई रिट्राई एनालाइजर। आई रिट्राई एनालाइजर याद रखो कम से कम, वो तो याद रखो कि वो एक है आई रिट्राई एनालाइजर। ठीक है, लेकिन काम